दोस्तों, हम सभी अपने बड़े बुजुर्गों से प्यार करते हैं, खासकर अपने दादा दादी से। उनके चले जाने के बाद ही हमें ये एहसास होता है कि उनके जैसा फेवर करने वाला और प्यार करने वाला हमें कभी दूसरा नहीं मिलेगा। कई बार हमारे बुजुर्ग जाने से पहले हमें कुछ दे जाते हैं ताकि हम निशानी के तौर पर उस चीज को संभाल कर रख सकें। लेकिन क्या वो चीज संभाल कर रखना ही हमारे लिए जरूरी होता है, या फिर उनके द्वारा सिखाई गई सीख और उसूलों को याद रखना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी होता है। साथ ही इस मूवी में हम ये भी देखेंगे कि कैसे किसी की अच्छाई दूसरे की बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तो इसी के बारे में है आज की ये शानदार फिल्म, जिसने मराठी सिनेमा के सारे थिएटर हाउसफुल कर दिए और इसकी IMDb रेटिंग है 8। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त फील गुड इमोशनल मूवी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मूवी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से, जहां हम केशव नाम के एक आदमी को देखते हैं। केशव के परिवार में उसकी बीवी, बेटी और पिता हैं। केशव पेशे से एक ज्योतिषी और वैद्य है, जिसे ये हुनर अपने पुरखों से मिला है। केशव के दादाजी बालकृष्ण एक बहुत बड़े वैद्य और ज्योतिषी थे, जिसके बाद केशव के पिता ने ज्योतिषी का काम किया, लेकिन वैद्य का काम उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। पर जब केशव अपने दादाजी से घुलने मिलने लगा तो उन्होंने केशव को ज्योतिष के साथ साथ वैद्य की भी सीख दी और उनके जाने के बाद केशव के पिता ने उसको ज्योतिष का पूरा पाठ पढ़ाया। केशव अपने गांव से लेकर दूर दराज के गांव तक प्रसिद्ध था, लेकिन इसके पीछे सिर्फ उसका हुनर ही नहीं बल्कि एक और बड़ी वजह थी। असल में जब केशव के दादाजी यानी बालकृष्ण अपने समय में बहुत बड़े वैद्य हुआ करते थे, तो एक बार उन्होंने बड़े अंग्रेज ऑफिसर के पेट के दर्द को ठीक किया था, जिससे वो सालों से परेशान था। उनके इस हुनर से वो अंग्रेज इतना खुश हुआ कि उसने अपनी एक पीली साइकिल उनको गिफ्ट कर दी, जिसके बाद केशव के दादाजी बालकृष्ण ने उस साइकिल को अपनी जिंदगी भर अपने पास संभाल कर रखा और उसको मेंटेन किया। लेकिन इस बीच वो अपने बेटे से ज्यादा केशव के हुनर पर भरोसा रखते थे और केशव भी अपने दादाजी की सभी बातों को ध्यान से सुनता था। इसलिए जब वो इस दुनिया से गए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा तो उनकी पीली साइकिल के प्रति कोई भाव नहीं रखता, लेकिन केशव को उस साइकिल से उतना ही प्यार है जितना उनको खुद को है। इसलिए जाते जाते वो अपनी साइकिल की जिम्मेदारी केशव के हाथ में सौंप गए और कहा कि वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, लेकिन शिक्षा के अलावा सिर्फ यही साइकिल है जो भौतिक रूप से तुम्हारे पास मेरी निशानी के तौर पर होगी। इसको भले संभाल कर मत रखना, लेकिन इस्तेमाल जरूर करना। अब केशव ने भी अपने दादाजी को वादा किया था कि वो उस साइकिल को हमेशा अपने पास रखेगा और उसका इस्तेमाल करेगा। इसलिए वो इतना बड़ा होने के बाद भी आज अपनी साइकिल को अच्छे से रखता है। रोज वो अपनी बेटी मृण्मयी को स्कूल से लेने जाता है और पूरे रास्ते उसकी बेटी वही दादाजी और अंग्रेज वाली कहानी सुनती रहती है। और इसी वजह से मृण्मयी भी उस साइकिल से बहुत जुड़ी हुई है और चाहती है कि आगे चलकर उसके पिता भी इस साइकिल की जिम्मेदारी उसे सौंपे। खैर, अब हम देखते हैं कि आज जब मृण्मयी स्कूल से अपने पिता के साथ आ रही होती है तो वो कहती है कि बाबा, आपको पता है हमारी साइकिल रोज रात को उड़ती है और उड़कर कहीं चली जाती है। तो केशव हंसकर कहता है कि हाँ बेटा, उसे भी तो घूमने का वक्त चाहिए, इसलिए वो रात को घूमने जाती है और सुबह वापस आ जाती है। इस तरह दोनों पिता और बेटी घर के अंदर आते हैं। घर आते ही केशव का पिता उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, पास वाले गाँव से बसंत नाम का एक व्यापारी तुमसे मिलने आया है, उससे बात कर लो। अब बसंत की बातों से हमें पता चलता है कि वो अपने व्यापार और भविष्य को लेकर परेशान है, इसलिए आज केशव के पास अपनी कुंडली लेकर आया है। अब केशव उसकी कुंडली को देखता है और कहता है कि बसंत, तुम्हारा समय अभी खराब चल रहा है, लेकिन तुम एक काम करना, किसी भौतिक चीज से लगाव मत लगाना, वरना नुकसान होना तय है। हालांकि तुम्हारा बृहस्पति अच्छे घर में है, इसलिए आने वाले वक्त में तुम्हारा व्यापार तरक्की ही करेगा, फिक्र मत करो। ये सुनकर बसंत के माथे की रेखाओं को थोड़ा आराम मिलता है और वो कहता है कि पंडित जी, भला हो आपका, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। इसके बाद केशव की बीवी बसंत के लिए खाना बनाती है और उसे पूरा आदर सत्कार दिया जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केशव चुपके से कुछ रुपए बसंत के थैले में डाल देता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि इस वक्त बसंत के ग्रह ठीक नहीं है और उसकी आर्थिक स्थिति अभी बहुत खराब है। केशव का ये स्वभाव उसके दादाजी से मिलता जुलता था, वो भी लोगों की इसी तरह मदद किया करते थे। लेकिन वो केशव को ये भी बताते थे कि ज्योतिष अलग चीज है, लेकिन आदमी को कर्म करना भी जरूरी है, क्योंकि कर्म के हिसाब से हाथों की लकीरें भी बदल जाती हैं।
अब शाम को हम देखते हैं कि मृण्मयी अपने पिता से पूछती है कि अगर ग्रह नक्षत्र ही सब कुछ तय करते हैं तो फिर कर्म करने का क्या फायदा, क्योंकि होगा तो वही जो पहले से तय है। और अगर ऐसा है तो चाहे मैं कितना भी पढ़ लूं, मेरे नंबर तो उतने ही आएंगे जितने मेरी किस्मत में लिखे हैं। तो उसकी माँ उससे कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, कर्म सबसे बड़ी चीज है। कर्म के आधार पर ग्रहों की चाल तक बदल जाती है, इसलिए कर्म करना जरूरी है। केशव भी जाते जाते मृण्मयी से कहता है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि केशव आसपास के गांव में घूमता फिरता रहता है ताकि राह चलते लोगों के भविष्य को बता सके। अब जब वो एक गांव की दुकान पर बैठा होता है तो उस दुकान का मालिक आकर उससे कहता है कि केशव भाई, सबका भविष्य बताते हो, जरा हमारा भी देख कर बताओ। केशव उसका हाथ देखता है और कहता है कि दिन पर दिन लालच बढ़ रहा है, इसलिए उस पर काबू रखो और खाने पीने में मिलावट मत करो, वरना आने वाले दिनों में दुकान से हाथ धो बैठोगे। अब हालांकि केशव ने ये बात ऐसे ही कह दी थी, क्योंकि उसे उस आदमी के लालची होने का पहले से पता था। इस बीच केशव को पता चलता है कि उसे उसके गांव के जमींदार ने बुलाया है, क्योंकि उसकी बेटी की शादी तय होनी है। वो फौरन अपनी साइकिल से उसके पास पहुंचता है, जिसके बाद उसका पूरा आदर सत्कार किया जाता है। अब जमींदार पहले तो शुरू में बातों को गोलमोल घुमाता है, जिससे केशव को पता चल जाता है कि बेटी की शादी तो तय हो चुकी है। इसलिए वो कहता है कि जमींदार जी, बिटिया की शादी तो तय हो चुकी है, फिर आपने मुझे किस लिए बुलाया है, क्योंकि सारे मुहूर्त तो आपके पंडित जी ने पहले ही आपको बता दिए होंगे। इस बात पर जमींदार कहता है कि नहीं केशव, वो बात नहीं है, तुम हमारे गांव के पंडित हो, आखिर तुम्हारे बिना मेरे घर का काम कैसे हो सकता है। तो केशव कहता है कि बताइए फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब जमींदार थोड़ा हेकड़ी से कहता है कि देखो केशव, तुम्हारा परिवार हमेशा से हमारे परिवार को जानता है। तुम्हारे दादाजी मेरे दादाजी के अच्छे दोस्त थे। हाँ, वो बात अलग है कि हम दोनों का पेशा अलग है, लेकिन आखिर तुम और मैं एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। अब बात ये है कि मेरी बेटी की शादी दूर शहर के एक लड़के से तय हुई है, जो असल में विलायत में रहता है और उसे एंटीक चीजें बहुत पसंद हैं। अब इस गांव में अगर कोई एंटीक चीज है तो वो है तुम्हारी साइकिल। इसलिए मेरी बेटी चाहती है कि तुम ये साइकिल मुझे बेच दो, ताकि मैं अपने होने वाले दामाद को ये साइकिल गिफ्ट कर सकूं। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अब तक चुपचाप सुन रहा केशव एकदम से कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये कोई एंटीक चीज आपके लिए होगी, मेरे लिए ये मेरे दादाजी की निशानी है, और आखिर मैं इस निशानी को आपकी बेटी की शादी का दहेज कैसे बना सकता हूँ जमींदार जी, आप ये तो सोचिए। और वैसे भी दहेज देना और लेना दोनों ही गुनाह है, इसलिए आप कृपया करके मुझसे ऐसी बातें मत करिए। अगर ये बात गांव वालों को पता चली कि जिस गांव को इस साइकिल की वजह से जाना जाता है उस साइकिल को आप दहेज में देना चाहते हैं, तो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। लेकिन मैं इतना वादा जरूर करता हूँ कि जब आपके दामाद इस गांव में आएंगे तो मैं उनको अपनी साइकिल पर पूरा गांव घुमा दूंगा, ताकि आपकी बात भी बनी रहे। ये सुनकर जमींदार को समझ में आ जाता है कि भले केशव उस साइकिल को ना देना चाहता हो, लेकिन उसकी बात बिल्कुल सही है। गांव वालों को पता चला तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए वो कहता है कि अरे केशव, मैं तो मजाक कर रहा था, लगता है तुमने सच मान लिया। मैंने तो तुमको अपनी बेटी की शादी में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए बुलाया था, क्योंकि मैं कल बाहर जा रहा था। खैर, दूसरी तरफ आज पूरा गांव नाटक देखने गया था। उनके साथ साथ केशव की फैमिली भी जाने वाली थी, लेकिन उसका परिवार उसके जमींदार के पास से आने का वेट करता है। अब जल्दी से साइकिल चलाकर केशव अपने घर पहुंचता है, जिसको देखकर उसका बूढ़ा बाप उसको डांटता है कि तुमको पता था कि आज हम सभी को नाटक देखने जाना था, लेकिन फिर भी तुमने देर कर दी। केशव कहता है कि बाबूजी, जमींदार ने देर लगा दी और बातों में समय निकल गया। हालांकि वो जमींदार की असली बात अपने पिता को नहीं बताता। अब उसके पिता कहते हैं कि अब तो आ गए ना, तो देर क्यों कर रहे हो, चलो जल्दी चलते हैं। अब केशव की साइकिल उसके पास थी, इसलिए वो कहता है कि थोड़ी देर रुकिए बाबूजी, मैं ताला खोलकर साइकिल को अंदर रख देता हूँ। इस पर उसके पिता डांटते हुए कहते हैं कि अरे उस साइकिल में सोना चांदी नहीं जड़ा है, कोई नहीं ले जाएगा, चुपचाप उसे यहीं सहारे से रख दो और जल्दी हमारे साथ चलो, तुम्हारी वजह से कहीं नाटक ही खत्म ना हो जाए। अब केशव का मन तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो अपने पिता की बात को मानते हुए साइकिल को ऐसे ही बिना किसी सेफ्टी के छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा गाँव नाटक देखने आया होता है और इस बात की भनक बहुत दूर के गांव के दो चोरों को लग जाती है, जिनका नाम था मंग्या और गज्जिया।
अब दोनों ही साधु का भेष रखकर उस गांव में आते हैं और देखते हैं कि पूरा गांव नाटक देखने गया है, यानी सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही गांव में तैनात हैं। इसलिए वो ऐसे घर की तलाश करते हैं जिसमें कोई ना हो। अब वो ऐसे ही एक घर में घुसकर वहाँ के गहने और कीमती सामान चुरा लेते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ घरों में चोरी कर लेते हैं। इस बीच वो मंदिर की मूर्तियों को भी चुरा लेते हैं और उसमें रखे दान पात्र को भी नहीं छोड़ते। अब अच्छा खासा माल बटोरकर वो उस गांव से चुपचाप निकलने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ कुत्तों का झुंड उनके पीछे लग जाता है। उनसे बचने के चक्कर में दोनों इधर उधर भागने लगते हैं और इस बीच उन्हें एक पीली साइकिल दिखती है जिसको लेकर वो उस गांव से भाग निकलते हैं। अब उन्होंने ये साइकिल कुत्तों से बचने के लिए भले उठाई थी, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि चलो उन कुत्तों की वजह से हमें ये साइकिल भी मिल गई। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि आज से ये साइकिल उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। खैर, जब रात में गांव के लोग नाटक से वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चोरों ने आकर गांव में चोरी कर ली है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा वो लोग दो बातों से परेशान होते हैं कि चोरों ने चोरी तो की, लेकिन भगवान की मूर्तियां और केशव की साइकिल को भी नहीं छोड़ा। जिस तरह उस मंदिर की मूर्तियां लोगों के लिए धार्मिक प्रतीक थी, ठीक वैसे ही केशव की वो साइकिल उनकी सामाजिक प्रतीक थी, क्योंकि दूर दूर तक लोग उनके गांव को केशव की साइकिल की वजह से जानते थे। इस बीच किसी दूसरे गांव से आया नाटक मंडली का एक आदमी कहता है कि अरे केशव भाई, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, आखिर वो महज एक साइकिल ही तो थी। अब ये बात सुनकर गाँव वाले उसको कहते हैं कि चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन वो आदमी फिर गाँव वालों से कहता है कि अरे आप लोग साइकिल की वजह से परेशान हैं, ऐसा कौन सा उसमें सोना चांदी मढ़ा हुआ था। ये सुनकर अब गाँव का एक आदमी उसका गला पकड़कर बोलता है कि अरे तुमने अभी सुना नहीं, तुम चुप रहो, तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं। उसका ये रूप देखकर वो आदमी एकदम से चुप हो जाता है और फिर कुछ नहीं कहता। लेकिन दूसरी तरफ केशव के शरीर से जैसे किसी ने जान ही निकाल ली थी। ना तो उसे आज खाना अच्छा लग रहा था और ना पानी, वो बस अपनी साइकिल और अपने दादाजी के बारे में सोच रहा था। अब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि मंग्या और गज्जिया कुछ गाँव आगे पहुँच जाते हैं और रास्ते में वो साइकिल पंक्चर हो जाती है। अब वो साइकिल उनके लिए जरूरी थी ताकि वो आगे का सफर जल्दी से तय कर सकें, इसलिए वो उस साइकिल के पंक्चर को ठीक कराने चले जाते हैं। दोनों को लगता है कि इतने दूर आ चुके हैं तो इस साइकिल को कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन इत्तेफाक से वो पंक्चर वाला उस साइकिल को देखकर कहता है कि अरे ये तो केशव भाऊ की साइकिल है, ये तुम्हारे पास कैसे आई। इतने में एक जालिंदर नाम का आदमी भी वहाँ पर आ जाता है जो कहता है कि अरे केशव भाई की साइकिल, वो तो अपनी साइकिल किसी को छूने भी नहीं देते, तो आखिर तुम्हें कैसे दे दी। अब ये सुनकर दोनों चोर एकदम से सकपका जाते हैं, लेकिन तभी मंग्या फौरन एक कहानी बनाते हुए कहता है कि हम केशव भाई की बुआ के लड़के हैं, ये है मेरा भाई विट्ठल और मैं तुकाराम। ये साइकिल केशव भाऊ ने हमको कुछ समय के लिए दी है। ये सुनकर वो मिस्त्री कहता है कि वो तो कहते थे कि ये उनके दादाजी ने उनको विरासत में दी थी। तो मंग्या उसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हाँ, हमारे नाना जी ने ही तो वो साइकिल केशव भाऊ को दी थी, लेकिन ऐसा करने के लिए हमारी माँ ने ही उनको कहा था। इसलिए कल रात जब हम उनके गाँव से पैदल आ रहे थे तो उन्होंने हमको ये साइकिल देकर कहा कि इसे ले जाओ, मैं जब किसी दिन आऊंगा तो वापस ले आऊंगा। उन्होंने हमें ये भी बताया था कि रास्ते में लोग तुम्हें गलत भी समझेंगे, लेकिन उन्हें बता देना कि तुम दोनों मेरे भाई हो। इस बीच मंग्या नोटिस कर लेता है कि अभी अभी एक बार बातों ही बातों में जालिंदर ने उस मिस्त्री का नाम वामन पुकारा था। इस बात का फायदा उठाते हुए मंग्या कहता है कि अरे तुम कहीं वामन तो नहीं, भाऊ ने कहा था कि जाते जाते अगर साइकिल में कोई कमी आ जाए तो वामन से सही करवा लेना, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। ये सुनकर वामन और जालिंदर को यकीन हो जाता है कि मंग्या और गज्जिया सही में केशव भाऊ के भाई हैं। अब जालिंदर बिना कोई पैसा लिए उसकी साइकिल सही कर देता है और कहता है कि मैं आप लोगों से पैसे कैसे ले सकता हूँ, आप केशव भाऊ के भाई हो। जब वो आपके पास आए तो आप ये मत बता देना कि मैंने पैसे नहीं लिए, वरना वो पैसे देने यहाँ तक आ जाएंगे। एक बार जब मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी तो उनको किसी ने ये बात बता दी थी। वो अपने गांव से मेरे पास आए और बोले कि वामन ये लो पैसे और पहले अपने बच्चे का इलाज करवाओ, कुछ दिन घर पर रहो जब तक तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं हो जाता। खैर, मंग्या और गज्जिया सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि साइकिल सही करवाने के लिए पैसे नहीं देने पड़े। लेकिन इतने में जालिंदर उनसे कहता है कि अरे भाऊ, आप लोग केशव भाऊ के भाई हैं, तो आपको मैं बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर मंग्या कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। लेकिन भुक्कड़ गज्जिया कहता है
कि जब जालिंदर भाई इतना कह रहे हैं तो हर्ज ही क्या है। तो इस तरह जालिंदर उनको अपने घर ले जाता है। जालिंदर के पिताजी को जब पता चलता है कि ये दोनों केशव के भाई हैं, तो उनका बहुत ही अच्छे से सत्कार किया जाता है और जालिंदर की माँ उनके लिए पकवान बनाती है। बातों ही बातों में वो कुछ लड्डू केशव के लिए रखकर कहती है कि जब भी केशव तुमको मिले तो उसे ये लड्डू दे देना, उसे मेरे हाथ के बने लड्डू बहुत पसंद हैं। जब भी वो हमारे गांव आता है तो मेरे घर पर खाना खाकर ही जाता है। मंग्या पूछता है कि आप उनके रिश्तेदार लगते हैं क्या? मैंने कभी आपका नाम नहीं सुना। तो जालिंदर कहता है कि नहीं, हम रिश्तेदार तो नहीं हैं, लेकिन जब मैं छोटा था तो केशव भाऊ मुझे अपनी पुरानी बुक्स दे दिया करते थे ताकि मुझे नई किताबों में पैसे खर्च ना करने पड़े, और तब से हमारे परिवार एक दूसरे को जानते हैं। उनकी वजह से मुझे अच्छी शिक्षा मिल पाई, वरना मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे किताब भी दिलवा सकते थे। ये सुनकर गज्जिया सोचता है कि ये लोग भी केशव से इतना प्यार करते हैं, जरूर ये सब इस साइकिल का ही कमाल रहा होगा। इस साइकिल में जरूर कोई जादू होगा जिस वजह से वो इस साइकिल को किसी को नहीं देता था। अब जब से ये साइकिल हमारे पास आई है तब से लोग हमारी भी बहुत खातिरदारी कर रहे हैं। खैर, अब हम देखते हैं कि जितना ये दोनों इधर ऐश की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उतना ही केशव उधर अपनी साइकिल के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है। आज भी वो अपने खाने के बीच से उठ जाता है क्योंकि वो अपने मन को शांत नहीं कर पाता। उसे साइकिल खोने या चोरी होने का मलाल नहीं था, बल्कि उसे इस बात का दुख था कि वो जिम्मेदारी उसके दादाजी ने उसे दी थी और वो उसे नहीं निभा पाया। यही चीजें सोचते सोचते जब वो समंदर किनारे जाता है तो उसकी लड़की कहती है कि बाबा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चोरी ना हुई हो बल्कि नए लोगों से मिलने कहीं और गई हो। आप परेशान मत होइए, वो वापस आ जाएगी। उधर मंग्या और गज्जिया एकांत में बैठकर लड्डू खा रहे होते हैं कि तभी गज्जिया कहता है कि हमने ये साइकिल तो चुरा ली है, लेकिन वो आदमी केशव एक ज्योतिषी है। वो अपनी ज्योतिष विद्या से ये जानता होगा कि साइकिल एक न एक दिन चोरी होगी और वो इसका पता भी लगा लेगा और हम पकड़े जाएंगे। ये सुनकर मंग्या कहता है कि भाई, तू डरता बहुत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो वो अब तक यहाँ पहुँच चुका होता, इसलिए चुपचाप बैठकर लड्डुओं का मजा लो। अब हालांकि मंग्या उसे समझा तो देता है, लेकिन वो खुद सोचने लगता है कि गज्जिया की बात अगर सही हुई तो क्या होगा, इसलिए वो जल्दी से उस गांव से निकलने का फैसला लेता है। उधर घर में केशव की बीवी जानती थी कि उसका पति ठीक महसूस नहीं कर रहा। वो रात को उससे कहती है कि आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन केशव कहता है कि कोई भी बाप अपनी विरासत अपने पोते को नहीं बल्कि बेटे को देता है, लेकिन मेरे दादाजी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी विरासत मुझे दी जिसकी कदर मैंने नहीं की, इसलिए मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। इसलिए अब केशव डिसाइड करता है और अपनी बीवी से कहता है कि कल मैं खुद अपनी साइकिल को ढूंढने जाऊंगा। अब अगले दिन दोनों भाई उस साइकिल को लेकर उस गांव से निकल पड़ते हैं। अब हालांकि उन्हें साइकिल को वहीं छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो उसको साथ लेकर ही अपना आगे का सफर तय करते हैं। फिर जब वो अगले गांव पहुंचते हैं तो वहां मौजूद चाय वाला उनसे पूछता है कि अरे केशव भाऊ कहाँ हैं? उनकी ये साइकिल यहाँ कैसे आई? इस बात पर मंग्या उसे भी वही भुआ वाली कहानी सुनाकर कहता है कि ये साइकिल कुछ दिन हमारे पास ही रहेगी। चाय वाले को जब पता चलता है कि ये दोनों केशव के फुफेरे भाई हैं, तो वो उनको फौरन 2 कप चाय बनाकर देता है। फिर चाय पीकर गज्जिया जैसे ही पैसे देने वाला होता है तो चाय वाला मना करते हुए कहता है कि ये क्या कर रहे हैं आप? मैं केशव भाऊ के भाइयों से पैसे कैसे ले सकता हूँ? उन्होंने मेरे लिए इतना किया, मेरी ये दुकान खुलवाई, आखिर मैं उनके लिए इतना नहीं कर सका तो फिर क्या ही है। इसके बाद उल्टा वो चाय वाला उन दोनों को कुछ रुपए देकर कहता है कि आप ये रुपए केशव दादा को दे देना, वो मेरे पैसों को डाकघर में जमा कर देते हैं, मुझे जमा करना नहीं आता। ये सुनकर मंग्या सोचता है कि अरे वाह, ये केशव तो बड़ा काम का आदमी निकला, जिसकी वजह से खाने पीने के साथ साथ लोग पैसा भी दे रहे हैं। लेकिन वही गज्जिया सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, किसी के नाम पर इतना सब कुछ मिल रहा है पर फिर भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा। इस तरह वो ये बात मंग्या से कहता है कि हम एक काम करते हैं कि इस साइकिल को किसी को बेच देते हैं ताकि इससे पीछा छूटे, क्योंकि पता नहीं क्यों जब भी कोई आदमी हमें इस साइकिल को देखकर खिलाता पिलाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मंग्या इसके लिए मना करता है और कहता है कि चुप रहो, कम से कम इस साइकिल की वजह से हमारा ठीक से खाना पीना तो हो रहा है और तुम हो कि इस पारस के पत्थर को बेचने की बात कर रहे हो। अब मंग्या तो मना कर देता है, लेकिन गज्जिया जिस गांव में होता है वहीं किसी आदमी की तलाश करने लगता है जो दिखने में अच्छा हो और उस साइकिल को खरीद सके। फिर एक मंदिर के पास आकर मंग्या और गज्जिया आराम कर रहे होते हैं। तभी गज्जिया की नजर मंदिर में बैठे एक आदमी पर पड़ती है जो दिखने में फाइनेंशियली ठीक लग रहा था। अब वो उस आदमी के पास जाता है और हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद केशव ही होता है, जो आज अपनी साइकिल को ढूंढते हुए इस गाँव आ पहुँचा है।
अब गज्जिया उससे साइकिल की बात करने ही वाला होता है कि तभी मंग्या आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे थे, तुमने देखा नहीं, अभी तक सभी लोग इस साइकिल को पहचानते हैं, इसलिए अगर हमने किसी को ये साइकिल बेचने की पेशकश की और वो आदमी केशव का जानकार निकला तो वो समझ जाएगा कि हमने ये साइकिल चुराई है, इसलिए शांत रहो और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। गज्जिया की समझ में भी आ जाता है कि मंग्या की बात सही है, इसलिए वो इस सोच को छोड़ देता है। उधर केशव उस मंदिर के बड़े पुजारी के पास जाता है और उससे अपने भाग्य के बारे में पूछता है। वो खुद ज्योतिष जानता है, लेकिन इस वक्त वो इतना परेशान है कि उसे अपनी शिक्षा से ज्यादा अपने मुंह की फिक्र है जो उसे उस साइकिल से है। वो पुजारी भी उससे वही कहता है जो वो सभी से कहता था कि सब ठीक हो जाएगा, ये सब तुम्हारा बुरा समय है, जल्दी ही गुजर जाएगा। उधर मंग्या और गज्जिया दोनों अगले गांव पहुंचते हैं जहां फिर से लोग उनकी साइकिल को पहचान लेते हैं, लेकिन इतने गांव में घूमने की वजह से अभी तक वो दोनों केशव के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, जिस वजह से कोई भी उन पर शक नहीं कर पाता, बल्कि उल्टा लोग यहाँ भी उनकी खातिरदारी करते हैं। इस बीच एक आदमी आकर कहता है कि आप केशव भाऊ के भाई हो तो आपको भी हाथ देखना आता होगा। मंग्या कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत आता है। तो इस तरह वो दोनों सभी को ऐसे ही भविष्य की टिप्स बताते रहते हैं, जिससे उनका खुद का एंटरटेनमेंट हो जाता है। इसके बाद जब वो अगले गाँव पहुँचते हैं तो वहाँ रास्ते में उन्हें एक मास्टर जी मिलते हैं जो केशव की साइकिल को देखकर उन दोनों से केशव के बारे में पूछते हैं। दोनों अपनी कहानी को सुनाते हुए उनको भी यकीन दिला देते हैं कि वो दोनों असल में केशव के ही भाई हैं। इसके बाद मास्टर जी उन्हें अपने स्कूल ले जाते हैं क्योंकि स्कूल के सभी बच्चे केशव को बहुत पसंद किया करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर केशव यहाँ आता था तो बच्चों के लिए मिठाई लाता था और उन्हें अपनी साइकिल पर घुमाता था। अब मास्टर जी कहते हैं कि हमारे स्कूल में आज पुरस्कार वितरण समारोह है, इसलिए केशव भाऊ नहीं तो आप ही सही, आप उनके भाई हैं, और जब आप ही आ गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ही हमारे बच्चों को इनाम बांटें। इसके बाद मंग्या और गज्जिया दोनों को ही वहाँ रिस्पेक्टफुली बैठाया जाता है। दोनों भाई बच्चों में वो सारी मिठाइयाँ बांट देते हैं जो उन्हें अभी तक केशव के नाम पर लोगों से मिली थी। बच्चों की खुशी देखकर आज पहली बार मंग्या का दिल भी पिघल जाता है और मन ही मन वो केशव के बारे में सोचता है कि वो आदमी आखिर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इसके बाद जब स्पीच देने का वक्त आता है तो गज्जिया बच्चों से कहता है कि शिक्षा सबसे जरूरी है, वरना जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। शिक्षा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और अगर तुम सभी ठीक से पढ़ोगे और अच्छे नंबर लाओगे तो मैं केशव भाऊ से कहूँगा कि वो अपनी साइकिल पर अगली बार तुम सभी को घुमाएं। ये सुनकर मंग्या भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर गज्जिया के दिमाग में ये सारी बातें आई कैसे। फिर जब वो दोनों कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं तो सभी बच्चे उन दोनों को फूल देते हैं, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची आती है और मंग्या से कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले मेरा एक दांत टूट गया था, तो मेरी दादी ने कहा था कि जब कोई अच्छा आदमी तुमको मिले तो ये दांत उसको दे देना, फिर तुम्हारे नए दांत जल्दी से आ जाएंगे। इस तरह वो अपना दांत मंग्या को देने लगती है और मंग्या छोटी बच्ची के इस प्यार को देखकर सोचने लग जाता है कि आखिर इस बच्ची ने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मैं इसको एक अच्छा आदमी लगा। यही सोचकर वो इमोशनल होने लगता है। अब उसी शाम मंग्या और गज्जिया में बहस हो जाती है कि आखिर केशव को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, क्या साइकिल के जादू की वजह से ऐसा है, आखिर इस साइकिल में ऐसा जादू आया कैसे। उधर हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है और केशव एक गांव से दूसरे गांव अपनी साइकिल को ढूंढ रहा है, वैसे वैसे उसकी उम्मीद भी टूट रही है। रास्ते में वो लोगों के भविष्य को बता तो रहा है, लेकिन कुछ लोग उससे पूछ लेते हैं कि साइकिल कहाँ है, तो वो कहता है कि बहुत दिनों से पैदल नहीं चला, इसलिए पैदल ही निकल पड़ा हूँ। उसकी मजबूरी ये है कि वो किसी को अपनी साइकिल के खोने की बात नहीं बता सकता, वरना सभी ये सोचेंगे कि ज्योतिषी की साइकिल चोरी कैसे हो सकती है, क्योंकि उसको तो पता होगा कि ऐसा होने वाला है। इस तरह उसको डर होता है कि कहीं लोग उसकी ज्योतिष विद्या पर सवाल ना खड़ा कर दें। खैर, उधर मंग्या और गज्जिया अभी भी केशव के नाम को भुना रहे होते हैं। अब तो उन्हें पकड़े जाने का भी डर नहीं रहा है। वो बेफिक्र होकर उस साइकिल को लेकर एक गाँव से दूसरे गाँव घूम रहे होते हैं। उन्होंने भी मान लिया था कि ये जादू केशव का नहीं बल्कि साइकिल का ही है, क्योंकि लोग अभी तक उसको पकड़ नहीं पाए हैं। बार बार अपनी झूठी कहानी सुनाते सुनाते अब वो खुद को सच में विट्ठल और तुकाराम भी समझने लगते हैं। लेकिन इस तरह लोगों से मिलते मिलते उन्हें एहसास होता है कि केशव नाम को भुनाकर वो कहीं ना कहीं इन लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं। वो लोग इनको खिला पिला रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों सभी को धोखा दे रहे हैं। दोनों की अंतरात्मा बार बार यही सवाल खुद से करने लगती है। उधर रास्ते
रास्ते में केशव का एक जानकार आदमी मिलता है जो उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि एक तरफ उसकी बीवी को बच्चा होने वाला था और दूसरी तरफ उसकी माँ अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो केशव से कहता है कि किसी भी तरह उसकी बीवी के दर्द और माँ के आखिरी समय को हल्का कर दें ताकि दोनों को ही समस्या ना हो। अभी तक साइकिल के बारे में सोचने वाला केशव इस दृश्य से वापस अपने पेशे के जोर में आ जाता है और फौरन उस आदमी से कहता है कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ क्योंकि उसका बच्चा तुम्हारी माँ की जिंदगी से जुड़ा है। ये सुनकर वो आदमी अंदर जाता है और शाम तक केशव उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर मंत्र जाप करता रहता है ताकि उसे अंत समय में कम से कम तकलीफ हो। फिर जैसे ही उस आदमी की बीवी अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक उसी वक्त उसकी माँ भी दुनिया छोड़ देती है। यानी जो केशव ने सोचा था वो सही था, उसकी विद्या अभी भी काम कर रही थी। यही केशव को ये भी समझ में आ जाता है कि किसी चीज का अंत नहीं बल्कि किसी दूसरी नई चीज की शुरुआत होती है। खैर, अब वो दोनों चोर भाई साइकिल लेकर उस गांव से भी निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी केशव के गांव का जमींदार अपनी गाड़ी में से उन दोनों को केशव की साइकिल के साथ देख लेता है। वो फौरन साइकिल रुकवाता है, जिसके बाद वो दोनों को अपने घर ले जाता है, ये कहकर कि वो केशव के रिश्तेदार हैं तो उसके भी रिश्तेदार हैं। वहाँ जाकर जमींदार उनसे पूछता है कि केशव ने तुमको ये साइकिल कैसे दे दी, क्योंकि मैंने जब मांगी तो उसने साफ मना कर दिया था। तो इस बार मंग्या की जगह गज्जिया केशव के बारे में सारी चीजें बोलता है। पहले तो वो अपनी झूठी कहानी सुनाता है और धीरे धीरे केशव की गाथा गाने लगता है कि हम उसके भाई हैं और दूर जाने की वजह से उसने हमें ये साइकिल कुछ दिनों के लिए दे दी है। ये सुनकर जमींदार को भी यकीन हो जाता है कि ये सच में केशव के रिश्तेदार हैं। इसलिए वो उनसे कहता है कि तुम लोग आज मेरे घर पर ही रुक जाओ, क्योंकि रात का माहौल अच्छा नहीं है। लोग तुमको इस साइकिल के साथ देखेंगे तो चोर समझेंगे, क्योंकि ये साइकिल बहुत दूर तक प्रसिद्ध है। इस तरह वो दोनों वहाँ रुक जाते हैं और खाना पीना खाकर सो जाते हैं। लेकिन मंग्या सोचता है कि ये हवेली इतनी बड़ी है कि इसमें चोरी करके सीधा भाग जाएंगे और साइकिल को यहीं छोड़ जाएंगे, पर गज्जिया उसको ऐसा करने से रोक लेता है। वो कहता है कि तुमको क्या हो गया है, जिस आदमी के नाम पर हमको इतना सम्मान मिल रहा है तुम उसके रिश्तेदार बनकर ये लूट करने जा रहे हो, इससे उसका नाम खराब होगा। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और मैं भी नहीं। मंग्या भी इन बातों को समझ जाता है और चोरी ना करने का फैसला करता है। फिर जब अगले दिन दोनों वहाँ से निकल आते हैं तो किसी वीरान जगह पर बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बात करते हैं कि इस साइकिल की वजह से उन्हें इतना सम्मान मिला, लेकिन ये साइकिल उनकी नहीं है। और रही बात जादू की, तो ये जादू इस साइकिल में नहीं बल्कि उस आदमी में है जिसकी ये साइकिल है। इस तरह दोनों फैसला करते हैं कि वो उस साइकिल को वापस लौटा देंगे और साथ में चोरी किया हुआ सारा माल भी वापस कर देंगे। उधर केशव जब दूर गांव से गुजर रहा था तो उसे बसंत मिलता है, वही जिससे उसने भौतिक चीजों से दूर रहने को कहा था और कुछ समय बाद अच्छा वक्त आने की बात कही थी। केशव उसका टूटा हुआ घर देखता है तो उसे सांत्वना देता है, लेकिन बसंत कहता है कि पंडित जी मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे आज समझ में आया कि आप बिल्कुल सही थे। मैंने इस घर से कुछ ज्यादा ही मोह कर लिया था। कुछ दिन पहले मैंने इस घर को छोड़ा और दूसरे में चला गया जहाँ मेरा नया व्यापार अच्छे से चल रहा है। मैंने जैसे ही इससे मोह त्यागा, देखिए ये घर ही गिर गया। अगर मैं यहाँ रह गया होता तो मैं भी यही दब जाता। लेकिन मुझे आपकी बात याद थी कि किसी भी भौतिक चीज से दिल लगाना सही नहीं, अपने कर्म पर ध्यान देना जरूरी है। ये सुनकर अचानक केशव उसे गले लगा लेता है, क्योंकि यही बात उसके दादाजी ने उसको सिखाई थी। पर फिर भी वो आज उस साइकिल से मोह लगा बैठा था। उसके दादाजी ने कहा था कि किसी चीज का मोह अच्छी बात नहीं है, अपने कर्मों को करना ही परम कर्तव्य है। आज उसे समझ में आ जाता है कि दादाजी की साइकिल से बढ़कर उनकी वो सीख थी, जो विद्या थी, जो उन्होंने उसको दी थी, और वही उसकी असली विरासत है। इस तरह आज से केशव उस साइकिल से मोह त्याग देता है और उसका मन फिर से ठीक होने लगता है। वहीं हम दोनों भाइयों को देखते हैं जो एक बच्चे को मिठाई देकर उससे एक लेटर लिखवाते हैं। वो लेटर वो केशव के नाम लिखवाते हैं और उस लेटर में वो उन सभी लोगों के और उनकी चीजों के नाम लिखवाते हैं जो उन्होंने केशव को देने के लिए दी थी। इसके बाद वो दोनों भाई केशव का सामान और उसके गांव का सामान एक पोटली में रख देते हैं और वो लेटर चाय वाले को देकर कहते हैं कि केशव भाई जब आए तो उनको ये दे देना और कहना कि उनके दोनों भाई अपने गांव निकल गए हैं। साथ ही उनको उनकी साइकिल भी दे देना और कहना कि उनके भाइयों ने थैंक यू बोला है। इस तरह वो सामान देकर और साइकिल को वहाँ खड़ा करके सामने वाली नाव में बैठ जाते हैं और उस गाँव से जाने लगते हैं। ठीक
ठीक इसी मोमेंट पर केशव भी इत्तेफाकन वहाँ पर आ जाता है और अपनी साइकिल को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो आदमी आकर उसे वो लेटर देता है और सारा सामान भी। केशव फौरन उस लेटर को पढ़ता है जिसमें वो लिखते हैं कि भाऊ, हमने आपके नाम से कुछ दिन जिए और ऐसी जिंदगी हमने आज तक नहीं जी। हम चोर थे, हमने आपके सामान और साइकिल की चोरी की, लेकिन इस साइकिल ने हमें बदल दिया। हमने सभी को बताया कि हम आपके फुफेरे भाई हैं विट्ठल और तुकाराम, और सभी ने ये मानकर हमारा खूब स्वागत किया। शुरू में हमें लगा कि ये साइकिल का कुछ जादू है, लेकिन आज समझ आया कि ये साइकिल का नहीं, आपका जादू है। हम आपसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को संवारने जा रहे हैं और साथ में आपका सामान देकर जा रहे हैं, जिसमें वो चीजें शामिल हैं जो लोगों ने हमें आपको देने को बोली थी। उम्मीद है आप हमें माफ कर देंगे। आपके फुफेरे भाई विट्ठल और तुकाराम। ये पढ़कर केशव फौरन किनारे जाकर देखता है कि दो लोग दूर नाव में बैठकर जा रहे होते हैं, तो वो उनको आवाज देता है, लेकिन वो दोनों सोचते हैं कि पता नहीं ये कौन आदमी है। इसके बाद जब केशव वापस अपनी साइकिल को देखता है तो एक छोटा बच्चा उस साइकिल को छूकर देख रहा होता है, जिस साइकिल को केशव किसी को पल भर से ज्यादा देखने को भी नहीं देता था। आज उस साइकिल को जब ये बच्चा छू रहा था तो केशव उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको असली विरासत के मायने समझ में आ गए थे। और शायद यही वजह थी कि जब उसने इस साइकिल से मोह त्यागा, तभी भगवान ने ये साइकिल उसको वापस कर दी। खैर, जब शाम को केशव साइकिल के साथ घर आता है तो उसकी बेटी पूछती है कि बाबा, साइकिल आपको कहाँ मिली? इसको कौन ले गया था? तो केशव मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे, तुमने बताया था ना, वही बात सही थी। ये नए लोगों से मिलने गई थी और मिलकर वापस आ गई। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी कितनी खूबसूरत है, इतनी आसान कहानी में भी इतना अच्छा मैसेज देकर जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे अभी के अभी कमेंट में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।